हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज महेंद्रगढ़। आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, या पंचवर्षीय योजनाओं का भारत में क्या योगदान रहा है या उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, इसके बारे में। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पंचवर्षीय योजनाओं की हमें आवश्यकता क्यों महसूस हुई और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कौन कौन से मुख्य उद्देश्य थे जिनको प्राप्त करने का हमने प्रयास किया था। उन उद्देश्यों के प्रकाश में हम देखने का प्रयास करेंगे कि हमारी अचीवमेंट्स इकोनॉमिक प्लानिंग की क्या रही हैं। जैसा कि मैंने बताया कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अलग अलग थीम्स थे, तो इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत में हम ये देखेंगे कि अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं के कौन कौन से थीम्स थे और वो किस तरीके से परिवर्तित होते रहे हैं। और उन थीम्स के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी अचीवमेंट्स क्या रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के थीम या उनके फोकस एरिया क्या क्या रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो फर्स्ट प्लान थी, जो 1951 से 1956 तक थी, उसका मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था। लेकिन जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन था या औद्योगिकरण पर बल था। इसी तरीके से जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, जो 1961 से 1966 के बीच में रही, वो भी इंडस्ट्री पर ही फोकस्ड थी। लेकिन इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान बाहरी और मूलभूत जो उद्योग हैं उन पर ध्यान केंद्रित था। इसके साथ ही जो 1969 से 74 तक की जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, फोर्थ पंचवर्षीय योजना, उसका मुख्य उद्देश्य फिर से एग्रीकल्चर पर ही था। लेकिन जो उसका उद्देश्य था वो फूड ग्रेन्स या जो हमारे अनाज हैं उनमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। क्योंकि हमें ये महसूस हुआ कि PL 480 जो यूएस का एक कानून था, उसके माध्यम से हमें फूड ग्रेन के मामले में ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया। इसलिए हमने जो फोर्थ पंचवर्षीय योजना था उसका फोकस था फूड ग्रेन में सेल्फ रिलायंस प्राप्त करना। इसी तरीके से जो हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, उसका जो फोकस था वो गरीबी हटाओ था। इसी तरीके से छठी पंचवर्षीय योजना का पॉवर्टी एलिवेशन और एम्प्लॉयमेंट थे। यानी ये जो दोनों पंचवर्षीय योजना है, फिफ्थ और सिक्स्थ, इनका मुख्य उद्देश्य निर्धनता या गरीबी पर था। जो हमारी सेवंथ पंचवर्षीय योजना थी, उसका फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिव था। इसके बाद एट्थ प्लान, जो पोस्ट लिबरलाइजेशन LPG पॉलिसी की जो हमारी प्लान थी, उस पर जो मुख्य फोकस था पंचवर्षीय योजना का, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है, उसका था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी एजुकेशन, हेल्थ, किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया जाए। नाइन्थ पंचवर्षीय योजना से हमने ग्रोथ पर फोकस किया और ग्रोथ के साथ साथ ग्रोथ विद इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, जो नाइन्थ प्लान था। 10th प्लान में भी हमने ग्रोथ के ऊपर ही फोकस रखा, लेकिन उसको हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जोड़ा कि जो हमारा आर्थिक विकास है वो धारणीय किस तरीके से हो, किस तरीके से उस विकास की गति को बनाए रखा जाए। 11th पंचवर्षीय योजना थी, उसमें हमने फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव भी रखा। इसी तरीके से जो हमारी 12th प्लान थी, उसका मुख्य उद्देश्य फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव, उसके साथ साथ सस्टेनेबल ग्रोथ। तो लास्ट की जो हमारी 4 पंचवर्षीय योजनाएं, 9th पंचवर्षीय योजना से आप 12th पंचवर्षीय योजना तक देखेंगे कि जो उसका हमारा मुख्य उद्देश्य है ग्रोथ विद इक्विटी, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, फास्टर ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस तरीके के हमारे फोकस रहे। इसके विपरीत जो अगर आप पहले की 4 पंचवर्षीय योजनाएं देखें तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री पे हमारा फोकस रहा कि किस तरीके से एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए। इसके साथ ही जो हमारी 5वीं और छठी और 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, वहां हमने जो गरीबी है, जो सोशल जस्टिस है, या जो हमारी पॉवर्टी है, किस तरीके से लोगों को गरीबी रेखा के नीचे से निकाला जाए, उस पर हमारा फोकस रहा है। तो इन विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के थीम के माध्यम से हम इनकी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनकी अचीवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले अगर हम मेन देखें कि कौन कौन सी हमारी जो अचीवमेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, पहला तो प्रति व्यक्ति आय और जो राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि। दूसरा जो एग्रीकल्चर का फोकस रहा, जो पहले की प्लानिंग में, उनमें हमने किस हद तक अचीवमेंट्स प्राप्त की, क्या हमारी अचीवमेंट्स रही। इसी तरीके से इंडस्ट्री में हमारी क्या अचीवमेंट्स रही। इसके साथ साथ किसी कंट्री की जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन की पावर है, जो सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन पर डिपेंड करती है, उसमें हमारी अचीवमेंट्स क्या रही। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है,
आर्थिक जो हमारा आधारभूत ढांचा है, जैसे नहरें, पुलें हैं, उनका विकास किस तरीके से हुआ उसको देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का जो हमारा उद्देश्य है वो हमने कहां तक पूरा किया, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ और एजुकेशन है, उसमें हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो क्या रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं इंक्रीज इन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग थी उसका हमारा जो मुख्य फोकस था वो ये रहता था कि किस तरीके से जीडीपी को बढ़ाया जाए। तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसके माध्यम से हम नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में कामयाब रहे। जो नेट नेशनल इनकम थी फैक्टर कॉस्ट पे, वो अगर हम 2011 और 12 के प्राइसेस पे देखें तो 1950-51 में 4968 थी, जबकि 2011-12 में वो बढ़कर 107,820.9 बिलियन हो गई। इसी तरीके से अगर आप प्लान वाइज इसके डिटेल को देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जब 1950-51 में जब हमारी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, तो जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था कि हमारी जो जीडीपी थी एट 2011-12 प्राइसेस, ये ध्यान रखना कि ये जो सारी फिगर्स हम डिस्कस करेंगे ये एक कांस्टेंट प्राइस पे डिस्कस करेंगे, जिसको हमने 2011-12 बेस से कन्वर्ट किया है। तो ये रही थी हमारी 4968.5 बिलियन। इसके बाद जब हमारी फोर्थ पंचवर्षीय योजना शुरू हुई तो ये 4968 से बढ़ के 10,358 बिलियन हो गई जब हमने चौथी पंचवर्षीय योजना को शुरू किया, यानी उसके पहले साल में 69-70 में। इसी तरीके से जब हमारी छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई तो हमारी जो जीडीपी है वो 10,358.1 से बढ़ के 14,644.9 हो गई। इसी तरीके से जो आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-93 में जो शुरू हुई उस समय हमारी जो जीडीपी थी वो बढ़ के 26,804 बिलियन हो गई। इसी तरीके से अगर हम 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय देखें तो हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ के 47,080 बिलियन हो गई। इसी तरीके से अगर आप 12th प्लान के जो स्टार्टिंग का ईयर है, पहला साल है 2011-12, उसमें अगर आप देखें तो हमारी जो जीडीपी है वो 47,080 से बढ़कर 87,363.3 बिलियन हो गई। और जो टर्मिनल ईयर है 2011-12 की जो प्लान शुरू हुई थी 12th, उसका जो टर्मिनल ईयर था वो 2016-17 था, और उस समय हमारी जो जीडीपी थी वो 107,820.9 बिलियन रही। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के पीरियड में माध्यम से हमने अपनी जीडीपी को काफी अधिक बढ़ाया। अगर आप यहां देखें 51 से 2016-17 तक जो जीडीपी बढ़ी है वो लगभग 21.69 टाइम्स बढ़ी है, यानी 4968.5 से बढ़कर ये 107,820.9 हो गई, और ये बढ़ोतरी जो है वो लगभग 22 गुना है, 21.69 टाइम्स जो है वो वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें हमने काफी अधिक वृद्धि प्राप्त की है। इसके साथ साथ नेट नेशनल इनकम बढ़ने के साथ साथ जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है वो भी बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय जो 1950-51 में 94,751 थी, वो 16-17 में जो टर्मिनल ईयर था 12th 5 ईयर प्लान का, उस समय वो बढ़कर 94,751 हो गई, जबकि पर कैपिटा इनकम 1950-51 में केवल 13,840 रुपए थी। यहां पर फिर से आपको ध्यान देना है कि जो प्राइसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, जो फिगर हम डिस्कस कर रहे हैं, उनको हमने 2011-12 के प्राइसेस पे लिया है, यानी ये कांस्टेंट पर कैपिटा इनकम का इंक्रीज है, और इसका जो बेस ईयर हमने 11 और 12 को रखा है। चलिए इसमें भी देखते हैं हम अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में क्या रहा है। 1950-51 जब पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई तो हमारी जो जीडीपी थी, पर कैपिटा जीडीपी या पर कैपिटा इनकम जो है वो 13,840 रुपए थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय ये बढ़कर 19,580 हो गई। छठी पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुई 80-81 में, उस समय ये बढ़कर 21,567 रुपए हो गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुई 92-93 में, तब ये बढ़कर 30,739 हो गई। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में बढ़कर 44,583। जब 12वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारी अंतिम पंचवर्षीय योजना है, उसके बाद से हमने पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना बंद कर दिया है। उस समय हमारी जो स्टार्टिंग ईयर था 11-12 का, उस समय वो 71,609 रुपए थी, और जो टर्मिनल ईयर था, जब पंचवर्षीय योजना का लास्ट ईयर था, उस समय जो हमारी
पर कैपिटा इनकम है एट 2011-12 प्राइसेस 94,751 रुपए थी। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि 1950-51 से 2016-17 तक हमारी जीडीपी जो है वो लगभग 6.84 टाइम्स या लगभग 7 गुना बढ़ गई है, जो 1951 में थी और जो 2016 और 17 में है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हमारी जो नेट नेशनल इनकम है उसमें भी और इसी के साथ साथ जो पर कैपिटा इनकम है उसमें भी काफी तेजी से वृद्धि हुई है, उसमें काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है। ये हमारी पंचवर्षीय योजनाओं की एक अचीवमेंट है। इसके साथ साथ जो एवरेज ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है, वो भी समय के साथ साथ बढ़ी है, घटी नहीं है। यानी हर पीरियड के समय जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है और पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट है वो ज्यादा हुई है। चलिए अलग अलग कुछ पीरियड्स में देखते हैं जो मैंने देखने का प्रयास किया है। पहला पीरियड अगर हम 1951 से 1974 लेते हैं तो हमारी जीडीपी 3.7% बढ़ी, जबकि पर कैपिटा इनकम 1.45% उसकी वृद्धि हुई 1951 से 1974 के पीरियड में। अगर इससे आगे के पीरियड में हम देखें 1975 से 1991 तो हमारी जीडीपी ग्रोथ जो उससे पहले 3.7 थी, उससे अगले पीरियड में ये बढ़ के 4.8% हो गई। इसी तरीके से पर कैपिटा इनकम जो है उसकी ग्रोथ भी 2.81% रही। इसके बाद आते हैं हम 91 से आगे जो पीरियड है 92 से 2006 तक, उस पीरियड में हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो और तेजी से बढ़ी है, 5.9% रही है और हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो लगभग 4% के आसपास, एग्जैक्टली 3.96% इसमें वृद्धि हुई है। और 2007 से 2017 जो लास्ट पीरियड है उसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ और ज्यादा तेजी से बढ़ी है, लगभग 7.2% रही है और हमारी पर कैपिटा इनकम जो है लगभग 5.22% के आसपास रही है। तो हम कह सकते हैं जो पिछली 3-4 स्लाइड में हमने देखा उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं का एक बहुत बड़ा योगदान ये रहा है कि हमारी पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुई है, हमारी जीडीपी ग्रो की है और उसके ग्रोथ की रेट है वो भी समय के साथ साथ बढ़ी है। तो ये एक अचीवमेंट है। आइए अब हम दूसरा जो पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं कि एग्रीकल्चर जो फोकस रहा था, जैसे कि हमने डिस्कस किया, पहली पंचवर्षीय योजना का फोकस था, थर्ड पंचवर्षीय योजना का भी फोकस जो है वो एग्रीकल्चर ही था। इसके बाद जो फूड ग्रेन की जो हमने सेल्फ रिलायंस की बात की वो भी एग्रीकल्चर पर भी फोकस होनी थी। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस प्लानिंग पीरियड में लगभग 23 से 24% जो हमारा आउटले था, डेवलपमेंट का जो आउटले था वो एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज पर हमने खर्च किया है। हमारे देश में, भारत में लगभग हर जो क्रॉप है, हर जो फसल है उसका प्रोडक्शन 3 से 4 गुना बढ़ा है, जबकि व्हीट और राइस में, खासकर जो व्हीट है, गेहूं है, उसके उत्पादन में हमने बहुत ज्यादा वृद्धि की है, बहुत ज्यादा तेजी से उसमें वृद्धि की। इसी के साथ साथ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का इंडेक्स है, जो IIP है ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो लगभग 2.1% की रेट से बढ़ा है और फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो लगभग 2.6% के आसपास वृद्धि हुई है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर है उसमें हमने काफी अधिक प्रोग्रेस की है। इसके साथ साथ जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन तो बढ़ा ही बढ़ा है। अगर हम प्रोडक्शन देखें तो राइस का जो प्रोडक्शन है वो 1950-51 में केवल 21 मिलियन था, जबकि वो 2015-16 में बढ़कर 104 मिलियन टन हो गया। इसी तरीके से अगर आप व्हीट का प्रोडक्शन देखें, इस ग्राफ से आप देख सकते हैं, व्हीट का प्रोडक्शन जो केवल 6 बिलियन था 1950-51 में, वो 2015-16 में बढ़कर 94 मिलियन टन हो गया। तो इसका मतलब यहां पर भी काफी तेजी से वृद्धि हुई है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि जो पल्सीज हैं, पल्सीज का जो प्रोडक्शन है वो भी 8 मिलियन से बढ़कर लगभग 16 मिलियन के, यानी पल्सीज का प्रोडक्शन भी लगभग दुगना हो गया है। इसी तरीके से जो हमारा ऑयल सीड्स हैं उनका प्रोडक्शन भी 5 मिलियन टन से बढ़कर 25 मिलियन टन, यानी लगभग 5 गुना उसमें वृद्धि हुई है। तो हम देख सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के पीरियड में हमारे देश में जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है उसमें काफी अधिक वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ प्रोडक्शन में वृद्धि के साथ साथ जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसमें भी इंक्रीज हुआ है। अगर अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में देखें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और उसका कारण क्या है कि जो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ। इसके साथ साथ सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंप्रूव्ड सीड्स, जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जिसके कारण आया उसके फलस्वरूप हमारी प्रोडक्टिविटी भी काफी अधिक बढ़ी है। अगर आप इस एक ग्राफ के माध्यम से देखने का प्रयास करें कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, यानी
प्रोडक्शन पर हेक्टेयर फूड ग्रेन्स का कितना हुआ है, कितने केजी पर हेक्टेयर कितना हुआ है, उसको अगर आप देखेंगे तो इस ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसमें हमने व्हीट, राइस, कोर्स सीरियल्स और पल्सेज को लिया है, और अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं के समय भी अगर हम देखें तो इनके प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में, यानी जो प्रोडक्शन है पर हेक्टेयर, उसमें भी काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है। यानी भूमि के उतने ही एरिया में जो हमारा प्रोडक्शन है वो समय के साथ साथ बढ़ा है। उसका कारण जैसे कि हमने डिस्कस किया, ग्रेन रिवॉल्यूशन था, इंप्रूव्ड सीड्स थे, फर्टिलाइजर्स थे, इंप्रूव्ड वाटर फैसिलिटीज थी, तो उसके कारण हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी अधिक बढ़ी हुई है। अगर आप देखें तो जो हमारा जो राइस है, जो रेड लाइन है यहाँ पे, इसमें राइस का पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है इन केजीज 730 था यहां पर स्टार्टिंग में। अगर आप देखें ये बढ़ता गया है। 7th प्लान में लगभग 2046 केजी, लगभग 26 क्विंटल। 9th प्लान के शुरू में लगभग वो 27 क्विंटल, 11वीं प्लान में भी लगभग 27 क्विंटल, और यहां पर ये हम देख सकते हैं जो टर्मिनल ईयर है उसमें लगभग ये 32 क्विंटल के आसपास यील्ड पर हेक्टेयर है। तो काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है, लगभग 5 गुना नहीं तो 730 से 3200, तो लगभग 4.5% इसमें बढ़ोतरी हुई। इसी तरीके से अगर आप राइस की प्रोडक्टिविटी देखें तो उसमें भी काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है। लगभग 10 क्विंटल के आसपास हमारा राइस का प्रोडक्शन था 1965 में, और ये लगभग बढ़ के हमारा 25 क्विंटल के आसपास पर हेक्टेयर हो गया, यानी 2494 केजी पर हेक्टेयर हमारा प्रोडक्शन है, जो कि पहले कम था। इसी तरीके से आप कोर्स सीरियल्स का देख सकते हैं, इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इसकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जितनी हमारी राइस और व्हीट की बढ़ी है, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हुई है। पल्सेज की प्रोडक्टिविटी भी हमारी बढ़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी पल्सेज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर बढ़ी है, 540 से ये बढ़कर आगे गई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्लानिंग पीरियड है उसके दौरान हमारी जो यील्ड पर हेक्टेयर है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री है उसकी क्या प्रोग्रेस रही है पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि कोयल है, आयरन है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर्स हैं, स्टील है, एल्यूमिनियम है, पेट्रोलियम, इन सारी इंडस्ट्रीज में जो वृद्धि हुई है वो काफी इंप्रेसिव रही है। हमने काफी अधिक इसमें जो हमारा इंडस्ट्रियल बेस है उसको डाइवर्सिफिकेशन किया है, उसमें विविधता लाए हैं। हमने जो बहुत सारी चीजें थी जो हम पहले नहीं बनाते थे उनको बनाना शुरू हुआ है, और इसका जो मुख्य जो स्रोत है इस वृद्धि का वो है कि सरकार ने जो इनपुट है या जो टेक्नोलॉजी है उसके फलस्वरूप उन इंडस्ट्रीज में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है जिनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेज हैं। तो हम देख सकते हैं इस टेबल के माध्यम से कि जो हमारी प्लान्स हैं उनका एक सिग्निफिकेंट आउटले जो है वो इंडस्ट्री पर रहा है। अगर आप प्लान वाइज देखेंगे, फर्स्ट प्लान में लगभग जितना भी हमारा आउटले था पूरी प्लान का उसका 4.95% इंडस्ट्री पर था। जैसा कि हमने देखा था जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका जो फर्स्ट प्लान था उसका फोकस इंडस्ट्री नहीं था, एग्रीकल्चर था, इसलिए केवल लगभग 5% के आसपास आउटले इंडस्ट्री पर खर्च हुआ था। लेकिन आप सेकंड प्लान से शुरू हो जाइए और लगभग 6th प्लान तक आप जाइए, 20% के आसपास हमारा जो आउटले है, 20% से ज्यादा आउटले, यानी कुल आउटले का लगभग 5वां हिस्सा या उससे ज्यादा हिस्सा दूसरी पंचवर्षीय योजना से छठी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से इंडस्ट्री पर गया है। लेकिन इसके बाद जो 7th पंचवर्षीय योजना है उसके बाद से ये कम होना शुरू हुआ है, 10% से ज्यादा रहा है। 7th पंचवर्षीय योजनाओं में 13% और 8वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 11% जो है वो प्लान आउटले का हिस्सा जो है वो इंडस्ट्री पर था। लेकिन उसके बाद से हम 9th प्लान, 10th प्लान, 11th प्लान और 12th प्लान में देखेंगे तो ये जो आउटले है ये काफी कम हुआ है। इसका एक मुख्य कारण तो प्राइवेटाइजेशन है, जिसके फलस्वरूप जो इंडस्ट्रीज पर जो आउटले जाता था गवर्नमेंट का उसमें कमी आई है। इसके साथ साथ हमारी जो इंडिकेटिव प्लानिंग्स थी उसमें हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में कम किया है, जबकि उसको इंकरेजमेंट करने का प्रयास ज्यादा किया है। लास्ट 2 लाइन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमने इंडस्ट्री की टारगेट ग्रोथ रेट और एक्चुअल ग्रोथ रेट को कंपेयर किया है। यहां पर आप देखेंगे कि मिक्स्ड सा हमारा सिग्नल रहा है, यानी नॉर्मली जो हमारी टारगेट ग्रोथ रेट थी इंडस्ट्री की उससे हमने कम अचीव किया है, अगर आप 1 या 2 प्लान को छोड़ दें। यहाँ पर ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें हमने टारगेट से ज्यादा ग्रो किया, अदरवाइज जो हर प्लान है उसमें हमारी जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है इंडस्ट्री की वो प्लान ग्रोथ रेट से हालांकि कम रही है, लेकिन जो डाइवर्सिफिकेशन है इंडस्ट्रियल बेस का वो काफी अधिक रहा है। सेकंड
5 ईयर प्लान से 7th 5 ईयर प्लान और इवन 8th ईयर प्लान तक हमारी जो प्लान का आउटले है उसका काफी हिस्सा इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर खर्च हुआ है। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं उनका विकास हुआ है, जैसे कि आयरन स्टील है, पेट्रोकेमिकल है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें काफी अधिक हमने प्रोग्रेस की है। जो प्लान आउटले है गवर्नमेंट का, वो जो इंडस्ट्री का प्लान आउटले था वो जो है उसका मुख्य मेन हिस्सा जो है इन बेसिक और जो हमारी हैवी इंडस्ट्रीज हैं उन पर फोकस्ड रहा है। जो इतना भी इंडस्ट्री का आउटलेट है उसका लगभग आधा जो हिस्सा है वो इन इंडस्ट्रीज पर फोकस रहा है जिनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस ज्यादा हैं। तो इसके फलस्वरूप हमारी जो इंडस्ट्री है वो काफी अधिक प्रोग्रेस की है। अगर फिनिश्ड स्टील का प्रोडक्शन देखें तो जो 1950-51 में केवल 10 लाख टन था, वो 2011-12 में बढ़कर लगभग 828 लाख टन के आसपास हो गया, यानी लगभग 82 टाइम्स इसमें वृद्धि हुई है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो केवल 5.1 बिलियन किलोवाट आवर्स था वो 877 हो गया, यानी इसमें अगर आप देखें तो लगभग 190 कह सकते हैं आप, 190 के आसपास या 180% 80 टाइम्स इसमें वृद्धि हुई है। इसी तरीके से क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन देखें तो बहुत अधिक बढ़ा है, केवल मात्र 3 लाख टन से ये बढ़ के 381 लाख टन हो गया। इसी तरीके से फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन जो 1950-51 में बहुत कम था, ओनली 18,000 टन था, वो बढ़ के 14,738,000 टन हो गया। इसी तरीके से सीमेंट का प्रोडक्शन 27 लाख टन था और बढ़ के ये 2305 लाख टन हो गया। इसी तरीके से पैसेंजर कार केवल हम 7,900 कारें बनाते थे और अब हम 1745,000 के आसपास कारें बनाते हैं। इसी तरीके से क्लॉथ का जो प्रोडक्शन है वो भी काफी अधिक बढ़ा है। तो इस टेबल के माध्यम से हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल बेस है जो काफी वीक था जब हम आजाद हुए, उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इसमें हमने बहुत ज्यादा विकास किया है। इसी तरीके से जैसा कि मैंने बताया था कि सेविंग एंड कैपिटल जो फॉर्मेशन है वो इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाती है। तो इसमें भी काफी अधिक वृद्धि हुई है। जो हमारी सेविंग्स थी वो जीडीपी का 1950-51 में केवल 8.9% थी और ये हाई गई हैं 2007-8 में 37.7% के आसपास। इसी तरीके से ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी काफी अधिक बढ़ी हुई है, जो 8.7% थी 1950-51 में, वो 2005-06 में बढ़ के लगभग 33.8% हो गई। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि जो हमारी सेविंग रेट्स है, अगर प्लान वाइज आप देखेंगे तो 1950-51 में 8.6% था, ये बढ़ती गई है हर डिकेड में, डिकेड वाइज हमने लिया है, हर डिकेड में ये बढ़ी है। इसका अर्थ ये हुआ कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमारी सेविंग्स और इसके साथ साथ जो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन है वो दोनों काफी अधिक बढ़ी हैं, जिसके फलस्वरूप इकोनॉमी का प्रोडक्टिव बेस बढ़ा है और इकोनॉमी की प्रोग्रेस हुई है। हालांकि जो हमारा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो काफी कम है, इसके फलस्वरूप इसको फुल पोटेंशियल जो है हमें देखने को नहीं मिला। फिर भी जो हमारी सेविंग्स और ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जो रेट है उसमें इंप्रेसिव ग्रोथ प्लान पीरियड के टाइम्स पे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया इसमें हर डिकेड के अंदर वृद्धि हुई है, कोई भी डिकेड ऐसा नहीं है जिसमें इसमें कमी हुई हो। इसके विपरीत 2007-8 में ये मैक्सिमम गया है जो 37.7% ऑफ जीडीपी था। तो इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमारी जो सेविंग और कैपिटल फॉर्मेशन का रेट है उसमें काफी अधिक वृद्धि हुई है। पंचवर्षीय योजनाओं की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि आर्थिक आधारभूत ढांचे का विकास है, जिसके फलस्वरूप औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला है। रोड और रोड ट्रांसपोर्ट के विकास के फलस्वरूप बाजार का आकार बढ़ा है, बाजार का विस्तार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की सुविधा और सिंचाई की सुविधा के कारण एग्रीकल्चर का विकास हुआ है। इसके साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट बहुत सारे पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान लगाए गए हैं, जिसके फलस्वरूप एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उद्योगों की वो पूरी हो पाई है, जिसके फलस्वरूप फैक्ट्रीज का विकास हुआ है और इसके साथ साथ छोटी छोटी इकाइयों का विकास हुआ है छोटे शहरों में और छोटे कस्बों में, जिसके फलस्वरूप औद्योगिकरण को या जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उसको बल मिला है। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है उसके फलस्वरूप
जो हमारे अर्बन एरियाज हैं या सेमी अर्बन एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, उनके मॉडर्नाइजेशन की सुविधाएं जो हैं वो विकसित हुई हैं। देखते हैं हम विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन आए। इस टेबल से आप देख सकते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो रोड लेंथ थी वो लगभग 21,440 किलोमीटर की लेंथ थी, लेकिन ये हर पंचवर्षीय योजना के दौरान बढ़ी है। अगर आप 6th प्लान तक देखेंगे तो ये बढ़ के 21,440 से बढ़ के 31,710 किलोमीटर हो गई है। इसी तरीके से 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 17,000 किलोमीटर के आसपास रोड लेंथ में और बढ़ोतरी हुई है, जिसके फलस्वरूप 58,112 किलोमीटर हुई है। और इसी तरीके से जो 12th प्लान है उसका जो टर्मिनल ईयर है उसमें ये 120,493 किलोमीटर के आसपास हुई है। यानी अगर आप देखें कि जो हमारा देश जब आजाद हुआ था या पहली पंचवर्षीय योजना का समय था, उसके बाद से हमने लगभग 1 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवेज की लेंथ है वो ऐड की है, यानी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काफी अधिक बढ़ा है। इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन या और कंजप्शन देखेंगे तो उसमें भी काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है। अगर आप 1950 में देखेंगे तो ये 18 किलोवाट आवर्स पर कैपिटा कंजम्पशन था। पहली पंचवर्षीय योजना से ये बढ़ना शुरू हुआ है और आप देखेंगे कि लगभग 90s के बाद या 85 के बाद इसमें काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। और ये जो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है ये लगभग 80s में जब 172 किलोवाट आवर्स पर पर्सन था वो लगभग 1200 किलोवाट आवर्स पर पर्सन हो गया है। यानी इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमारा काफी अधिक बढ़ा है। इसी तरीके से रेलवे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे की जो लेंथ है वो भी काफी अधिक बढ़ी है। 1947 में ये लगभग 53,596 किलोमीटर थी। आप देखेंगे 97 में ये बढ़ के और 98 में भी इसमें बढ़ोतरी हुई है। 1991 में ये बढ़ के 62462 हो गई। 2001 में ये 62763 है। 2011 में 64600 है और 12वीं पंचवर्षीय योजना का टर्मिनल ईयर है उसमें ये 66935 है। तो हम देख सकते हैं कि लगभग 13,000 किलोमीटर के आसपास रेलवे लेंथ में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ साथ जो ट्रैक्स का यूटिलाइजेशन है, ब्रॉड गेजिंग है, उसके फलस्वरूप भी जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी तेजी से बढ़ा है। ज्यादा मात्रा में हमने ट्रेन चलाई हैं जिसके फलस्वरूप उसका इंटेंसिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज है वो भी काफी ज्यादा हुई है। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है। इसी तरीके से अगर हम एयर फ्राइट्स देखें, मिलियंस टन पर किलोमीटर, अगर ये देखें 97 में केवल ये 96 मिलियन टन पर किलोमीटर था, लेकिन इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। और खासकर हम अगर 2004 के आसपास देखें उसके बाद इसमें स्टीप वृद्धि हुई है, काफी तेजी से वृद्धि हुई है। जब हमने प्राइवेटाइजेशन किया तो उसके फलस्वरूप जो एयर फ्राइट है वो काफी अधिक बढ़ी है। 2002 में ये लगभग 530 मिलियन टन पर किलोमीटर थी, लेकिन अगर 2007 जो टर्मिनल ईयर है 12th प्लान का ये 2407, लगभग 5 गुना वृद्धि 2002 के बाद हुई है 2017 तक। तो जो हमारा एयर फ्राइट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी अधिक बढ़ा है। अगर हम नंबर ऑफ टेलीफोन्स पर 100 पॉपुलेशन देखें तो उसमें भी 2000 के बाद काफी तेजी से विकास हुआ है। 1961 में पर 100 पॉपुलेशन के पास केवल 0.74 के पास एक टेलीफोन होता, यानी लगभग 1300-1400 व्यक्तियों पर एक टेलीफोन होता था। इसमें हालांकि बढ़ोतरी हुई है 60 के बाद से, लेकिन अगर आप देखेंगे 2001 के बाद इसमें काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पर 100 पॉपुलेशन के 3.5 लोगों के पास, 100 में से 3.5 लोगों के पास टेलीफोन होता था, लेकिन इसमें स्टीप वृद्धि हुई। जैसा कि मैंने कहा 2011 में लगभग 71.9% लोगों के पास टेलीफोन थे, इसमें ऑफ कोर्स मोबाइल कम्युनिकेशन इंक्लूडेड है। 2016-17 में ये लगभग 93.1% हो गया। तो टेलीफोन कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई। इसी तरीके से अगर हम कंटेनर पोर्ट ट्रैफिक देखें, 1981 जब छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई तो ये 0.07 मिलियन TEU था, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 1992 में 0.15 मिलियन TEU था, 2003 में ये 3.92 मिलियन TEU था, 2007 में ये बढ़ के 7.41, 2012 में 10.04 और जो हमारा टर्मिनल ईयर था 5 ईयर्स प्लान, 12th 5 ईयर प्लान का, उसमें ये 15.43 मिलियन TEUs है। अगर आप यहां देखें तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसके दौरान ही लगभग 5.4 मिलियन TEUs के आसपास बढ़ोतरी हुई है। तो हमारा जो कंटेनर पोर्ट ट्रैफिक है
वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा काफी अधिक बढ़ा है। इसके साथ साथ एक और पंचवर्षीय योजनाओं की महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस है। पहले हम जो फूड की हमारे यहाँ शॉर्टेज होती थी, फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ बाहर के देशों से पूरी की जाती थी। इसके कारण हमने ये इस बात पे जोर दिया कि किस तरीके से एग्रीकल्चर का विकास हो, फर्टिलाइजर्स हैं, रॉ मटेरियल है, इंडस्ट्रियल मशीनरी और इक्विपमेंट्स हैं, वो हमें पहले बाहर के देशों से खरीदना पड़ता था। लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमने ये अचीव किया कि सबसे पहले तो हमने अनाज के उत्पादन में सेल्फ सफिशिएंसी या आत्मनिर्भरता प्राप्त की। इंडिया जो है अब अपनी पॉपुलेशन को किसी भी फूड क्राइसिस के दौरान इतना बफर स्टॉक रखता है कि वो अपनी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करवा सकता है। इसी तरीके से जैसा कि मैंने बताया कि जो हैवी केमिकल्स हैं, हैवी मशीनरी है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स हैं, कम्युनिकेशन मशीनरी है, प्लांट्स हैं और दूसरे कैपिटल इक्विपमेंट हैं, वो पहले हमें सभी बाहर से खरीदने पड़ते थे। हमने औद्योगिकरण की नीतियों के द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इस बात पर बल दिया कि हमारी जो भारी मशीन है या जो कैपिटल इक्विपमेंट हैं उन पर विदेशों से निर्भरता कम हो जाए। इसी तरीके से हमारे देश की जो प्लान्ड इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है उसने इस बात को सुनिश्चित किया कि हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस है वो साउंड हो, सेल्फ सफिशिएंट फूड सेक्टर हो और हमारा सर्विस सेक्टर जो है वो बूमिंग हो। ये इकोनॉमिक प्लानिंग ने सुनिश्चित किया है, तो ये इसकी एक बड़ी अचीवमेंट है। इसी तरीके से डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें स्पेसिफिकली हम एजुकेशन और हेल्थ लेते हैं, वो किसी भी देश की तेजी से विकास के लिए जरूरी है। निर्धनता को दूर करना है, उसके लिए भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास होना जरूरी है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इसमें हमने काफी अधिक प्रोग्रेस की है। लिटरेसी रेट जो है वो काफी अधिक बढ़ा है, 18.3 से 17.4 हो गया है। इसी तरीके से लिटरेसी रेट के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे कि फीमेल लिटरेसी रेट 8.6 से बढ़ के 65.46। इसी तरीके से मेल का लिटरेसी रेट भी बढ़ा है। ओवरऑल लिटरेसी रेट जो 1951 में केवल 18.33 था, वो 2011 में 74.04 हो गया। इसी तरीके से अगर आप एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर देखें, वो भी काफी अधिक बढ़ा है। पहली पंचवर्षीय योजना में केवल 149 करोड़ रुपए थे एजुकेशन आउटले को हमने दिया था, जो कुल पंचवर्षीय योजना का जो आउटले था 1916 उसका 7.6% था। इसमें काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, समय के साथ साथ ये बढ़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं 149 से बढ़ के ये लगभग 4,53,728.2 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में ये कंट्रीब्यूशन लगभग 12.17 था। हालांकि पहली 4 पंचवर्षीय योजना तक ये जो हमारा शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन इन टोटल आउटले काफी बढ़िया था, लेकिन बीच की पंचवर्षीय योजनाओं में खासकर 5th, 6th, 7th और 8th में कम रहा है। लेकिन जो लास्ट की 4 पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसमें फिर इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो एजुकेशन पे पंचवर्षीय योजनाओं का फोकस रहा है। इसी के साथ साथ जो हमारा हेल्थ है वो भी पंचवर्षीय योजनाओं की एक प्रायोरिटी रही है और उसके फलस्वरूप, क्योंकि हेल्थ जो है एक सेंट्रल इनपुट है जिसके फलस्वरूप इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, पॉवर्टी रिडक्शन होती है। इंडिया ने हेल्थ में काफी अधिक प्रोग्रेस की है पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफी अधिक बढ़ी है। इसके साथ साथ जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी काफी अधिक तेजी से कम हुआ है। इस ग्राफ के द्वारा आप देख सकते हैं कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो 1951 में 35 थी, ये बढ़ के 2017 में 69% के आसपास 69 ईयर के आसपास हो गई। इसी तरीके से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसमें भी देखेंगे कि काफी तेजी से गिरावट आई है। 186.7 पर 1000 लाइव बर्थ था, जो काफी कम होकर 33.4 रह गया। तो हम देख सकते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी काफी तेजी से गिरा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अधिक बढ़ा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की कमी इस बात को दर्शाती है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी अधिक वृद्धि हुई है। आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो इस वीडियो लेक्चर के बाद हम बताने में सक्षम होंगे। पहला ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो प्लानिंग है उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं। दूसरा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्लानिंग प्रोसेस थी उसके फलस्वरूप पॉवर्टी और इनइक्वलिटी को दूर करने के क्या प्रयास किए गए और उसकी हमारी परफॉर्मेंस क्या हुई। इसके साथ साथ एक जनरल क्वेश्चन बन सकता है कि 5 ईयर प्लान्स की इंडिया को क्रिटिकली इवेल्युएट करो। फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अलग क्वेश्चन हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कितना अधिक विकसित हुआ, इसको एक्सप्लेन करो। ये 4 बड़े क्वेश्चन बनते हैं। आइए कुछ MCQ देखते हैं। कौन सा प्लान पीरियड था जिसमें एक्चुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम वाज मोर देन द टारगेटेड ग्रोथ रेट। आपको कुछ
ऑप्शन हमने दिए हैं। करेक्ट आंसर इसका बी होगा, फर्स्ट प्लान। फर्स्ट प्लान में हमारी जो एक्चुअल ग्रोथ रेट थी नेशनल इनकम की, इट वाज मोर देन टारगेटेड ग्रोथ रेट। जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से करेक्ट आंसर हमारा बी है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको फाइनल अप्रूवल कौन देता है। इसमें 4 एजेंसीज हमने बताई हैं। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जो फाइनल अप्रूवल है प्लानिंग कमीशन बनाता है, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसको फाइनली अप्रूव करती है। तो करेक्ट आंसर वुड बी ए। इकोनॉमिक प्लानिंग कौन सा सब्जेक्ट है? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, कंकरेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और स्पेशल लिस्ट है। तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो कंकरेंट लिस्ट में आती है, यानी स्टेट्स भी कानून बना सकते हैं, सेंटर भी बना सकता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो आप देख सकते हैं। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।